नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम इतना ठोस, इतना वास्तविक और इतना प्रिडिक्टेबल मानते हैं, वो असल में सिर्फ एक भ्रम हो सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके देखने भर से ही हकीकत अपना रूप बदल लेती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी स्तर पर चीजें एक ही समय में यहां भी हो सकती हैं और वहां भी, और वे तब तक कोई निश्चित रूप नहीं लेती जब तक कि हम उन्हें देख ना लें? ये किसी जादू या किसी कल्पना की बात नहीं है। ये हमारी अपनी दुनिया की, हमारे अपने परमाणुओं की सच्चाई है, जिसे 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक ने दुनिया के सामने उजागर किया था। उनका नाम था नील्स बोर। ये कहानी सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी की नहीं है। ये कहानी है एक दार्शनिक की, एक गुरु की और एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने न सिर्फ परमाणु के रहस्य को खोला, बल्कि उसने वास्तविकता की हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने आइंस्टाइन जैसे महान दिमाग को भी चुनौती दी और कहा, आइंस्टाइन, ईश्वर को यह बताना बंद करो कि उसे क्या करना चाहिए। बोर का जीवन हमें सिखाता है कि यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा अद्भुत है। यह हमें सिखाता है कि सच के कई चेहरे हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस क्वांटम दुनिया की यात्रा पर निकलने के लिए, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है और जहां हमारे अपने देखने का नजरिया ही हकीकत को बनाता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब भौतिकी संकट में थी, एक नए युग की दहलीज पर। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती सालों में। यह विज्ञान के लिए एक बहुत ही रोमांचक लेकिन बहुत ही भ्रमित करने वाला समय था। सदियों से न्यूटन के भौतिकी के नियमों ने ब्रह्मांड को एक बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और अनुमान लगाने योग्य मशीन के रूप में प्रस्तुत किया था। हर चीज, एक सेब के गिरने से लेकर ग्रहों के घूमने तक, कुछ निश्चित अटल नियमों का पालन करती थी। ऐसा लगता था मानो हमने ब्रह्मांड के सारे रहस्य सुलझा लिए हैं। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में कुछ बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली दरारें होने लगी थीं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी नई खोजें कर रहे थे जिन्हें न्यूटन की पुरानी भौतिकी समझा ही नहीं पा रही थी। एक तरफ आइंस्टाइन अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी से स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल रहे थे, और दूसरी तरफ एक और भी ज्यादा अजीब और क्रांतिकारी विचार जन्म ले रहा था, जिसे क्वांटम थ्योरी कहा गया। इस संकट के केंद्र में था परमाणु का रहस्य। उस समय के महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से यह दिखा दिया था कि परमाणु का मॉडल एक छोटे से सौरमंडल जैसा है। बीच में एक भारी सकारात्मक चार्ज वाला नाभिक है और उसके चारों ओर ग्रहों की तरह हल्के नकारात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यह ग्रहीय मॉडल सुनने में बहुत ही अच्छा और सरल लगता था, लेकिन इसके साथ एक बहुत विशाल, एक घातक समस्या थी। समस्या यह थी कि उस समय की भौतिकी के नियमों के अनुसार जब भी कोई चार्ज किया हुआ कण घूमता है, तो उसे लगातार ऊर्जा का विकिरण करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को भी लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए, और अगर वो ऊर्जा खोएगा तो उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और वो 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम समय में एक सर्पिल रास्ते पर चलता हुआ सीधे नाभिक में जाकर समा जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि भौतिकी के नियमों के अनुसार परमाणु स्थिर हो ही नहीं सकते, और अगर परमाणु स्थिर नहीं हो सकते तो फिर दुनिया की कोई भी चीज, यह मेज, यह कुर्सी, आपका और मेरा शरीर, कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत विशाल और बहुत ही भयानक विरोधाभास था। भौतिकी के वो नियम जो अब तक इतने सफल थे, वे हमें यह बता रहे थे कि हमारा अस्तित्व ही असंभव है। इसी बौद्धिक संकट के माहौल में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक युवा, प्रतिभाशाली और बहुत ही साहसी भौतिक विज्ञानी अपनी पहचान बना रहा था। उसका नाम था नील्स बोर। बोर एक बहुत ही अकादमिक परिवार में पले बढ़े थे, जहां हर रात खाने की मेज पर विज्ञान और दर्शन पर गर्मागर्म बहसें होती थीं। उनका दिमाग शुरू से ही महत्वपूर्ण और गहरे सवालों में लगता था। जब वे एक युवा छात्र के रूप में रदरफोर्ड के साथ काम करने के लिए इंग्लैंड गए, तो वे इस असंभव परमाणु की समस्या से सीधे सीधे टकराए। हर कोई इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोई न्यूटन के पुराने नियमों के दायरे में ही सोच रहा था। लेकिन नील्स बोर कुछ अलग, कुछ बिल्कुल नया सोचने वाले थे।
वे यह कहने वाले थे कि शायद समस्या हमारे समाधानों में नहीं, बल्कि हमारे नियमों में ही है। शायद परमाणु की उस छोटी सी अदृश्य दुनिया में प्रकृति बिल्कुल अलग, बिल्कुल अजीब नियमों से खेलती है। ऐसे नियम जिनकी हम अपनी विशाल दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही साहसी और लगभग विधर्मी विचार था, और इसी विचार से उस मॉडल का जन्म होने वाला था जो न सिर्फ परमाणु को बचाएगा, बल्कि क्वांटम क्रांति की भी शुरुआत करेगा। चैप्टर नंबर 2, सी रहियों पर नाचते इलेक्ट्रॉन। बोर के परमाणु मॉडल की क्रांति। जब हर कोई परमाणु की अस्थिरता की पहेली को सुलझाने में नाकाम हो रहा था, तब नील्स बोर ने एक बहुत ही साहसी और लगभग दुस्साहसी कदम उठाया। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर हम ये मान लें कि परमाणु की दुनिया में न्यूटन के नियम लागू ही नहीं होते? यह कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि न्यूटन की भौतिकी तो 200 सालों से विज्ञान का आधार थी। लेकिन बोर ने महसूस किया कि इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पुराने नियमों को तोड़ना ही होगा। उन्होंने उस समय के कुछ नए और अजीब विचारों, जिन्हें मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने पेश किया था, को लिया और उन्हें रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल के साथ मिला दिया। प्लैंक और आइंस्टाइन ने यह दिखाया था कि ऊर्जा सतत नहीं होती, बल्कि वो क्वांटा नामक छोटे छोटे असतत पैकेटों में आती और जाती है। इसी क्वांटा के विचार का इस्तेमाल करके 1913 में बोर ने परमाणु का अपना एक नया क्रांतिकारी मॉडल पेश किया। इस मॉडल ने भौतिकी की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। बोर ने 3 बहुत ही साहसिक प्रस्ताव रखे। पहला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में नहीं घूम सकते, जैसा कि ग्रह घूमते हैं। वे सिर्फ कुछ खास, कुछ निश्चित अनुमत कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। ये कक्षाएं एक तरह से ऊर्जा के स्तर हैं, जो एक सिर ही के डंडों की तरह हैं। एक इलेक्ट्रॉन या तो पहले डंडे पर हो सकता है, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन वो उन डंडों के बीच में कहीं नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही अजीब विचार था। यह ऐसा था मानो हम कहें कि एक ग्रह या तो पृथ्वी की कक्षा में हो सकता है या मंगल की, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं नहीं हो सकता। दूसरा, बोर ने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी इन अनुमत कक्षाओं में से किसी एक में रहता है, तब तक वो कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं करता, भले ही वो घूम रहा हो। यह सीधे सीधे पुरानी भौतिकी के नियमों का उल्लंघन था, लेकिन इसी एक नियम ने परमाणु की स्थिरता की समस्या को एक ही झटके में सुलझा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोएगा ही नहीं, तो वो नाभिक में कभी गिरेगा ही नहीं। परमाणु अब स्थिर था। और तीसरा और सबसे शानदार प्रस्ताव था क्वांटम लीप का। बोर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊंची ऊर्जा वाली, यानी बाहरी कक्षा से एक नीची ऊर्जा वाली, यानी भीतरी कक्षा में कूदता है, तो वो उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर की ऊर्जा को प्रकाश के एक कण, यानी एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है। और इसके विपरीत, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ठीक उतनी ही ऊर्जा का एक फोटोन मिलता है, तो वो उसे अवशोषित करके एक नीची कक्षा से एक ऊंची कक्षा में कूद सकता है। यह मॉडल एक अविश्वसनीय सफलता थी। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ परमाणु की स्थिरता को ही नहीं समझाया, इसने एक और बहुत अहम, बहुत पुरानी पहेली को भी सुलझा दिया, और वो थी स्पेक्ट्रल लाइंस की पहेली। वैज्ञानिक बहुत समय से यह जानते थे कि जब आप किसी तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन की गैस को गर्म करते हैं, तो वो हर तरह की रोशनी नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास, कुछ निश्चित रंगों या आवृत्तियों की रोशनी ही छोड़ता है। यह उस तत्व का एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। कोई भी यह नहीं समझा पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। बोर के मॉडल ने इसका एक बहुत ही सुंदर और सटीक जवाब दिया। वो निश्चित रंग और कुछ नहीं, बल्कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन द्वारा अलग अलग कक्षाओं के बीच कूदते समय उत्सर्जित किए गए फोटोनों की ऊर्जा के ही बराबर थे। बोर के समीकरणों ने इन रंगों की आवृत्तियों की बिल्कुल सही सही भविष्यवाणी की। बोर का यह मॉडल एक तरह का अजीब मिश्रण था। एक खिचड़ी था जिसमें कुछ पुराना क्लासिकल भौतिकी थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और कुछ नया क्वांटम भौतिकी थी, जैसे कि कक्षाएं निश्चित हैं। आज हम जानते हैं कि यह परमाणु की पूरी तरह से सही तस्वीर नहीं है। यह एक सरलीकृत मॉडल है, लेकिन यह वो सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे जरूरी पहला कदम था जिसने क्वांटम के अजीब और अद्भुत नियमों को पहली बार परमाणु के घर में प्रवेश दिलाया। इसी काम के लिए 1922 में नील्स बोर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने हमें परमाणु की एक नई भाषा दी थी,
लेकिन यह भाषा इतनी अजीब और इतनी अपरिचित थी कि खुद बोर और उनके साथी अगले कई सालों तक इसी सवाल से जूझते रहे कि इस भाषा का असली मतलब क्या है। चैप्टर नंबर 3, जब हकीकत अनिश्चित हो गई। कोपेनहेगन व्याख्या का जन्म। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा विचित्र और कहीं ज्यादा दार्शनिक रूप से परेशान करने वाली थी। 1920 के दशक में वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर और पोल डिरैक जैसे कई युवा और प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानियों ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स को एक पूरी तरह से विकसित और गणितीय रूप से सुसंगत सिद्धांत का रूप दिया। लेकिन उनके समीकरण जो तस्वीर पेश कर रहे थे, वो हमारे सामान्य ज्ञान और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। ये वो समय था जब नील्स बोर सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी से एक गुरु, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए। उन्होंने कोपेनहेगन में एक इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की स्थापना की, जो बहुत ही जल्द क्वांटम भौतिकी की दुनिया का मक्का बन गया। दुनिया भर से सबसे तेज दिमाग वाले युवा वैज्ञानिक वहां आते थे और बोर के नेतृत्व में वे दिन रात सिर्फ एक ही सवाल पर बहस करते थे। यह सब जो हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वे सिर्फ गणनाएं नहीं कर रहे थे, वे हकीकत की प्रकृति पर ही सवाल उठा रहे थे। और इसी गहन, तूफानी और सहयोगात्मक माहौल में से उस व्याख्या का जन्म हुआ जो आज भी क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे मानक, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या मानी जाती है। इसे कोपेनहेगन व्याख्या कहते हैं और इसके मुख्य वास्तुकार थे नील्स बोर और उनके सबसे प्रतिभाशाली शिष्य वर्नर हाइजेनबर्ग। कोपेनहेगन व्याख्या ने हमारे भौतिक दुनिया के बारे में कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और चौंकाने वाले दावे किए, जिन्होंने न्यूटन की उस घड़ी की तरह चलने वाली, अनुमान लगाने योग्य दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इसका पहला महत्वपूर्ण विचार था वेव पार्टिकल डुअलिटी का। यह कहता है कि क्वांटम स्तर पर चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉन न तो सिर्फ एक कण है और न ही सिर्फ एक तरंग, वे एक ही समय में रहस्यमयी रूप से दोनों हैं। आप कौन सा गुण देखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो एक कण को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आपको एक कण मिलेगा। और अगर आप एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो एक तरंग को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आपको एक तरंग मिलेगी। आप दोनों गुणों को एक साथ कभी नहीं देख सकते। यह ऐसा है मानो एक सिक्का है जिसके एक तरफ शेर है और एक तरफ भालू, और आप एक बार में सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हैं। इसका दूसरा और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला विचार था ब्रह्मांड की गैर नियतिवादी प्रकृति का। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत में यह दिखाया कि हम कभी भी किसी भी हालत में एक कण की स्थिति और उसके संवेग को एक ही समय में पूरी सटीकता के साथ नहीं जान सकते। आप जितनी ज्यादा सटीकता से उसकी स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप उसके संवेग के बारे में अनिश्चित हो जाएंगे। और इसके विपरीत, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे उपकरण खराब हैं। इसका मतलब है कि यह अनिश्चितता प्रकृति का एक अंतर्निहित, एक मौलिक गुण है। ब्रह्मांड अपने सबसे बुनियादी स्तर पर कुछ धुंधला, कुछ अनिश्चित है। न्यूटन की वो घड़ी की तरह चलने वाली दुनिया, जहां हर घटना का एक निश्चित कारण होता है और हर चीज की भविष्यवाणी की जा सकती है, वो अब मर चुकी थी। क्वांटम की दुनिया संभावनाओं की दुनिया है, निश्चितताओं की नहीं। हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के यहां होने की कितनी संभावना है। हम यह कभी नहीं बता सकते कि वो निश्चित रूप से कहां है। और तीसरा और सबसे दार्शनिक रूप से विस्फोटक विचार था पर्यवेक्षक की भूमिका का। बोर और हाइजेनबर्ग ने तर्क दिया कि एक क्वांटम प्रणाली, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, का कोई निश्चित गुण, जैसे कि एक निश्चित स्थिति, होता ही नहीं है जब तक कि हम उसे मापते या देखते नहीं हैं। जब तक हम उसे नहीं देख रहे होते, तब तक वो एक ही समय में अपनी सभी संभावित अवस्थाओं के एक सुपरपोजिशन में मौजूद होता है। वो एक ही समय में यहाँ, वहां और हर जगह होने की एक धुंधली संभावना है। और जिस पल हम उसे देखते हैं, जिस पल हमारा उपकरण उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसी पल वो उन सभी संभावनाओं में से किसी एक यादृच्छिक अवस्था को चुनने पर मजबूर हो जाता है।
यह एक बहुत ही दिमाग को हिला देने वाला विचार है। यह कहता है कि हम सिर्फ हकीकत के एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। हम अपने देखने के नजरिए से ही हकीकत का निर्माण करने में एक सक्रिय भागीदार हैं। हकीकत वहां बाहर हमसे स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। वो हमारे और उसके बीच के एक संवाद में पैदा होती है। लेकिन इस अजीब और विरोधाभासी दुनिया को हम अपनी सामान्य तार्किक भाषा में समझें कैसे? चैप्टर नंबर 4। जब सच के दो चेहरे होते हैं, पूरकता का सिद्धांत। कोपेनहेगन व्याख्या ने दुनिया की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव और हमारी भाषा के बिल्कुल खिलाफ जाती थी। एक ही चीज एक ही समय में कण भी है और तरंग भी। एक चीज का कोई निश्चित स्थान ही नहीं है जब तक कि हम उसे देखें नहीं। ये सब कितना अतार्किक और विरोधाभासी लगता है। नील्स बोर इस समस्या को बहुत गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि हमारी भाषा और हमारी कल्पना इस विशाल क्लासिकल दुनिया में विकसित हुई है और वो उस छोटी क्वांटम दुनिया की अजीब हकीकत को पकड़ने के लिए अपर्याप्त है। तो इस भाषाई और वैचारिक संकट से बाहर निकलने के लिए बोर ने अपने जीवन के बाकी समय में एक बहुत ही गहरा और व्यापक दार्शनिक सिद्धांत विकसित किया जिसे वे पूरकता का सिद्धांत कहते थे। पूरकता बोर के दर्शन का सार है। यह सिर्फ भौतिकी का एक सिद्धांत नहीं है। यह हकीकत को समझने का और ज्ञान की प्रकृति को समझने का एक पूरा का पूरा तरीका है। बोर ने कहा कि प्रकृति के कुछ गुण खासकर क्वांटम स्तर पर पूरक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे गुण एक ही घटना के दो अलग अलग और एक दूसरे को बाहर करने वाले पहलू हैं। आप एक ही समय में दोनों को पूरी सटीकता के साथ नहीं देख सकते, लेकिन उस घटना की पूरी समझ हासिल करने के लिए आपको दोनों ही पहलुओं की जरूरत होती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वही कण तरंग द्वैत है। एक इलेक्ट्रॉन का कण वाला चेहरा और उसका तरंग वाला चेहरा, ये दोनों पूरक हैं। अगर आप एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो यह देखने के लिए बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराता है, यानी एक कण जैसा व्यवहार, तो आपको एक कण दिखाई देगा। लेकिन उस प्रयोग में आप उसकी तरंग वाली प्रकृति जैसे कि व्यतिकरण पैटर्न को खो देंगे। और अगर आप एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो उसकी तरंग वाली प्रकृति को देखने के लिए बनाया गया है, तो आपको एक तरंग दिखाई देगी, लेकिन आप यह नहीं बता पाएंगे कि वो एक कण के रूप में निश्चित रूप से कहाँ है। बोर कहते हैं कि हमें इस विरोधाभास को स्वीकार करना सीखना होगा। हमें यह मानना होगा कि कण और तरंग, ये दोनों ही हमारी बनाई हुई अधूरी तस्वीरें हैं, हमारी भाषा की सीमाएं हैं। असली हकीकत इन दोनों से परे कुछ और ही है जिसे हमारी भाषा पकड़ नहीं सकती। हमें उस पूरी हकीकत को समझने के लिए इन दोनों विरोधाभासी तस्वीरों की जरूरत है। यह एक बहुत ही गहरा और विनम्र कर देने वाला विचार है। यह हमें बताता है कि हकीकत हमेशा हमारी साफ सुथरी तार्किक श्रेणियों में फिट नहीं होती। कभी कभी सच के दो अलग अलग और यहां तक कि विरोधाभासी दिखने वाले चेहरे भी हो सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जरूरी हो सकते हैं। बोर का मानना था कि यह पूरकता का सिद्धांत सिर्फ भौतिकी पर ही लागू नहीं होता। उन्होंने इसे जीवन के कई और क्षेत्रों में भी लागू करने की कोशिश की। जैसे जीव विज्ञान में एक जीवित प्राणी को हम एक तरफ तो एक बहुत ही जटिल मशीन के रूप में देख सकते हैं जो भौतिक और रासायनिक नियमों का पालन करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम उसे एक जीवित प्राणी के रूप में भी देखते हैं जिसका अपना एक उद्देश्य होता है। ये दोनों दृष्टिकोण, यांत्रिकी और जीवन शक्ति, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इसी तरह मनोविज्ञान में हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी पूरक हो सकती हैं। जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा तार्किक विश्लेषण कर रहे होते हैं तो हम अक्सर उसके भावनात्मक पहलू को खो देते हैं, और जब हम भावनाओं में पूरी तरह से डूबे होते हैं तो हमारा तर्क काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक इंसान को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके विचारों और उसकी भावनाओं दोनों को समझना जरूरी है। यहां तक कि न्याय और करुणा जैसे नैतिक गुण भी पूरक हो सकते हैं। एक समाज को चलाने के लिए हमें नियमों और न्याय की भी जरूरत है, लेकिन हमें करुणा और क्षमा की भी उतनी ही जरूरत है। पूरकता का यह सिद्धांत हमें एक नया तरीका सिखाता है दुनिया को देखने का। यह हमें या की संकीर्ण सोच से निकालकर और भी की एक ज्यादा व्यापक और समावेशी सोच की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें विरोधाभासों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक गहरी सच्चाई के दो अलग अलग पहलुओं के रूप में देखना सीखना चाहिए। यह एक बहुत ही पूर्वी
एक बहुत ही ताओवादी जैसा विचार था। लेकिन बोर के समय का हर महान दिमाग इस अजीब, इस विरोधाभासी और इस पर्यवेक्षक निर्भर हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और उनका सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक आइकन अल्बर्ट आइंस्टाइन। चैप्टर नंबर 5। जब दो महामानव टकराए, आइंस्टाइन और बोर की महान बहस। नील्स बोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के भौतिकी के दो सबसे प्रमुख स्तंभ थे। वे दोनों एक दूसरे का बहुत गहरा सम्मान करते थे और वे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन जब बात क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या की आई, तो वे दोनों दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे। और उनके बीच जो बहस हुई, वो सिर्फ दो वैज्ञानिकों के बीच की एक तकनीकी बहस नहीं थी। ये हकीकत की प्रकृति के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग दार्शनिक विश्व दृष्टिकोणों का एक महासंग्राम था। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे महान और सबसे गहरी बहसों में से एक है। आइंस्टाइन, जिन्होंने खुद क्वांटम थ्योरी की शुरुआत में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, यानी फोटोन की उनकी अवधारणा के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वे कोपेनहेगन व्याख्या के अजीब और अतार्किक निष्कर्षों से बहुत ज्यादा परेशान थे। आइंस्टाइन एक यथार्थवादी थे। उनका गहरा विश्वास था कि एक वस्तुनिष्ठ हकीकत मौजूद है जो हमसे, यानी पर्यवेक्षकों से, पूरी तरह से स्वतंत्र है। चांद वहां है, भले ही कोई चूहा उसे देख रहा हो या नहीं। उनका मानना था कि विज्ञान का काम है उसी बाहरी स्वतंत्र हकीकत के नियमों को खोजना। इसलिए वे कोपेनहेगन व्याख्या के दो मुख्य विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। पहला, वे इस विचार से नफरत करते थे कि ब्रह्मांड अपने सबसे बुनियादी स्तर पर संभाव्य और अनिश्चित है। उनका मानना था कि यह अनिश्चितता हमारी अपनी अज्ञानता का नतीजा है, प्रकृति का नहीं। वे मानते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स एक अधूरी थ्योरी है और कुछ छिपे हुए चर जरूर होंगे जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और अगर हम उन्हें खोज लें, तो हम हर कण की स्थिति और संवेग की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी वो प्रसिद्ध उक्ति कही थी, ईश्वर पासा नहीं फेंकता। दूसरा, वे इस विचार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक वस्तु की हकीकत उसे देखने के तरीके से पैदा होती है। यह उनके लिए जादू टोना जैसा था। वे मजाक में पूछते थे, तो क्या आप यह मानते हैं कि जब कोई चूहा चांद को देखता है तभी चांद का अस्तित्व होता है? उनके लिए यह विज्ञान की वस्तुनिष्ठता पर ही एक हमला था। इस महान बहस की शुरुआत 1927 में प्रसिद्ध सोलवे कॉन्फ्रेंस में हुई और यह अगले कई सालों तक चलती रही। आइंस्टाइन एक के बाद एक बहुत ही चतुर और बहुत ही मुश्किल विचार प्रयोग डिजाइन करते थे, जिनका मकसद होता था अनिश्चितता के सिद्धांत में कोई तार्किक खामी खोजना, यह दिखाना कि हम एक ही समय में स्थिति और संवेग दोनों को जान सकते हैं। कहा जाता है कि हर सुबह आइंस्टाइन नाश्ते की मेज पर बोर को एक नया विचार प्रयोग पेश करते थे और बोर, जो शुरू में कुछ परेशान हो जाते थे, वे फिर अपने सहयोगियों के साथ दिन भर उस पर विचार विमर्श करते और शाम तक वे आइंस्टाइन के ही रिलेटिविटी के सिद्धांत का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन के तर्क में ही कोई गलती खोज निकालते थे। इस बहस का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा क्षण था 1935 का ईपीआर पैराडॉक्स। आइंस्टाइन ने अपने दो सहयोगियों पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक ऐसा विचार प्रयोग पेश किया जो यह दिखाने के लिए था कि क्वांटम मैकेनिक्स या तो अधूरी है या फिर वो एक बहुत ही अजीब चीज की अनुमति देती है, जिसे आइंस्टाइन ने एक डरावना, दूरी पर होने वाला कार्य कहा। यह क्वांटम उलझाव की अवधारणा से जुड़ा था। नील्स बोर ने इसका एक बहुत ही जटिल और दार्शनिक जवाब दिया, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक दार्शनिक बहस ही थी। इसे प्रयोगात्मक रूप से परखा नहीं जा सकता था। तो इस महान बहस में कौन जीता? अपने जीवन काल में ऐसा लगता था कि यह बहस एक ड्रॉ पर खत्म हुई है। लेकिन आइंस्टाइन और बोर दोनों की मृत्यु के दशकों बाद, जब तकनीक ने हमें बहुत ही सटीक प्रयोग करने की क्षमता दी, तो वैज्ञानिकों ने ईपीआर पैराडॉक्स जैसी स्थितियों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया और आश्चर्यजनक रूप से हर बार नतीजे क्वांटम मैकेनिक्स की उन अजीब और डरावनी भविष्यवाणियों के पक्ष में ही आए। नतीजे बोर के पक्ष में थे। ऐसा लगता है कि हकीकत अपने सबसे बुनियादी स्तर पर सच में उतनी ही अजीब है जितनी बोर और हाइजेनबर्ग ने सोची थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सामान्य ज्ञान वाली सहज बुद्धि पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम
उस दुनिया की बात कर रहे हों जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। लेकिन जिस समय बोर हकीकत की प्रकृति पर इन गहरी बहसों में लगे हुए थे, उसी समय हमारी दुनिया की अपनी हकीकत एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी रास्ते पर जा रही थी। एक ऐसा रास्ता जो बोर को उनके शांत अकादमिक जीवन से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जासूसी की दुनिया में धकेल देगा। चैप्टर नंबर 6। जब विज्ञान ने अपनी मासूमियत खो दी। परमाणु बम और एक वैज्ञानिक की अंतरात्मा। नील्स बोर और उनके कोपेनहेगन स्थित संस्थान क्वांटम भौतिकी के उस स्वर्ण युग के केंद्र में थे। वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो विचारों, बहसों और खोजों के उत्साह से भरी हुई थी। लेकिन 1930 के दशक के अंत में इस बौद्धिक स्वर्ग पर बाहरी दुनिया की राजनीति का अंधेरा साया पड़ने लगा। यूरोप में हिटलर और नाजी जर्मनी का उदय हो रहा था और युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। और इसी दौरान वैज्ञानिकों ने परमाणु के नाभिक में छिपी उस अपार ऊर्जा को खोलने का रहस्य खोज लिया था, नाभिकीय विखंडन। हर कोई, खासकर भौतिक विज्ञानी, ये समझ गया था कि इस खोज का इस्तेमाल एक ऐसा विनाशकारी हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, एक परमाणु बम। विज्ञान अब अपनी मासूमियत खो रहा था। नील्स बोर, जिनकी मां यहूदी थीं, वे नाजी जर्मनी के लिए एक स्वाभाविक निशाना थे। जब 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तो बोर एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक स्थिति में फंस गए। वे कुछ समय तक तो कोपेनहेगन में ही रहे, लेकिन जब 1943 में उन्हें यह खबर मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है, तो वे एक बहुत ही नाटकीय और साहसी तरीके से वहां से भाग निकले। वे रात के अंधेरे में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर स्वीडन पहुंचे और वहां से उन्हें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी द्वारा एक अनप्रेशराइज्ड मिलिट्री बॉम्बर के बम्बे में छिपाकर ब्रिटेन लाया गया। कहा जाता है कि उस उड़ान के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण वे लगभग बेहोश ही हो गए थे। ब्रिटेन और फिर अमेरिका पहुंचने के बाद बोर को उस गुप्त और विशाल परियोजना का हिस्सा बनाया गया जो परमाणु बम बनाने के लिए चल रही थी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वे लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको के उस गुप्त प्रयोगशाला में गए जहां दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक इस भयानक हथियार को बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन बोर का वहां योगदान एक पारंपरिक वैज्ञानिक के रूप में उतना नहीं था। वे एक तरह के वरिष्ठ सलाहकार या दार्शनिक पितामह की भूमिका में थे। वे उस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक रॉबर्ट ओपेनहाइमर और दूसरे युवा वैज्ञानिकों के लिए एक कन्फेसर की तरह थे, जिनसे वे अपनी तकनीकी मुश्किलों के साथ साथ अपनी नैतिक दुविधाओं पर भी बात कर सकते थे। बोर शायद किसी भी और से ज्यादा इस नए हथियार के भयानक परिणामों को समझ रहे थे। वे सिर्फ बम बनाने के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, वे उस दुनिया के बारे में भी सोच रहे थे जो इस बम के बनने के बाद आएगी। उन्हें यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि यह हथियार एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी हथियारों की दौर को जन्म देगा, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। और इस दौर का अंत पूरी इंसानियत के विनाश में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही साहसी और दूरदर्शी विचार पेश किया। उन्होंने एक खुली दुनिया की वकालत की। उनका तर्क था कि इस परमाणु रहस्य को हमेशा के लिए गुप्त नहीं रखा जा सकता। देर सबेर दूसरे देश भी इसे खोज ही लेंगे। इसलिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित रास्ता यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन इस रहस्य को युद्ध के खत्म होने से पहले ही अपने सहयोगी सोवियत संघ के साथ साझा कर लें। उनका मानना था कि अगर सब कुछ खुला रहेगा, अगर कोई रहस्य नहीं होगा, तो एक दूसरे के प्रति जो शक और डर का माहौल है वो खत्म हो जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जा सकेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हो। यह एक बहुत ही आदर्शवादी लेकिन बहुत ही साहसी विचार था। बोर ने अपनी इस खुली दुनिया के विचार को समझाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दोनों से मुलाकात की, लेकिन दोनों ही नेताओं ने उनके इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। चर्चिल को तो उन पर यह शक हो गया कि वे शायद एक सोवियत जासूस हैं। वे उस समय की सैन्य और राजनीतिक हकीकत को नहीं समझ पाए जो शक और गोपनीयता पर आधारित थी। बोर की यह एक बहुत बड़ी निराशा थी। वे देख सकते थे कि दुनिया एक बहुत ही भयानक रास्ते पर जा रही है, लेकिन वे उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, और वो है एक वैज्ञानिक की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। यह हमें दिखाती है
कि ज्ञान सिर्फ शक्ति ही नहीं है, वो एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी है। और बोर ने अपने जीवन के बाकी साल इसी जिम्मेदारी को निभाने में, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत करने में बिताए। चैप्टर नंबर 7, गुरुओं का गुरु, कोपेनहेगन की आत्मा। नील्स बोर की विरासत को सिर्फ उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों या उनके राजनीतिक प्रयासों में ही नहीं मापा जा सकता। उनकी शायद सबसे प्रमुख और सबसे स्थायी विरासत थी वो माहौल, वो संस्कृति जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में, कोपेनहेगन में बनाई थी। 1920 और 30 के दशक में यह संस्थान सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह क्वांटम भौतिकी की दुनिया का धड़कता हुआ दिल था, उसका वैश्विक केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां इतिहास के कुछ सबसे महान दिमागों ने एक साथ मिलकर, बहस करके और एक दूसरे को चुनौती देकर हकीकत के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस पूरी सिम्फनी के कंडक्टर थे नील्स बोर। बोर का नेतृत्व करने का तरीका बहुत ही अनूठा था। वे एक पारंपरिक सत्तावादी प्रोफेसर की तरह नहीं थे जो सिर्फ भाषण देते हों। वे एक गुरु थे, एक सोक्रेटिक गुरु जो सवालों और बहसों के माध्यम से अपने छात्रों को सच्चाई तक पहुंचने में मदद करते थे। वे एक असाधारण सहयोगी थे। वे मानते थे कि सबसे प्रमुख और सबसे मुश्किल सवालों के जवाब कोई एक अकेला दिमाग नहीं खोज सकता। उनके लिए भौतिकी एक टीम गेम था। वे दुनिया भर से सबसे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों जैसे कि वर्नर हाइजेनबर्ग, वोल्फगैंग पाउली और पोल डिराक को अपने संस्थान में आमंत्रित करते थे। और वहां वे एक ऐसा माहौल बनाते थे जो एक ही समय में बहुत ही गहन, बहुत ही आलोचनात्मक और बहुत ही दोस्ताना और सहायक होता था। कहा जाता है कि कोपेनहेगन में दिन भर ब्लैक बोर्ड पर भयंकर गणितीय और दार्शनिक बहसें चलती थीं। लोग एक दूसरे के तर्कों को बेरहमी से काटते थे, लेकिन यह सब एक साझा लक्ष्य के लिए होता था, सच्चाई की खोज के लिए। और शाम को वही लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते, फिल्में देखते और यहां तक कि फुटबॉल भी खेलते थे। बोर खुद भी एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। यह काम और जीवन का एक अद्भुत संतुलन था। बोर ने एक ऐसा परिवार बनाया था, एक ऐसा बौद्धिक भाईचारा बनाया था, जहां हर कोई, चाहे वो कितना भी युवा क्यों ना हो, बोर जैसे महान व्यक्ति को भी चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था। हाइजेनबर्ग ने बाद में लिखा था कि कोपेनहेगन में बिताए हुए साल उनके जीवन के सबसे सुखद और सबसे उत्पादक साल थे। इसी माहौल को कोपेनहेगन की आत्मा कहा जाता है। यह इस विश्वास पर आधारित था कि विज्ञान की प्रगति खुली, ईमानदार और अक्सर भयंकर बहस से ही होती है। यह इस विश्वास पर आधारित था कि कोई भी विचार इतना पवित्र नहीं है कि उस पर सवाल न उठाया जा सके। और यह इस विश्वास पर आधारित था कि विज्ञान एक अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय उद्यम है जो राष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। यहां तक कि नाजी जर्मनी के उदय के बाद भी बोर अपने संस्थान को एक ऐसे आश्रय के रूप में बनाए रखने की कोशिश करते रहे जहां जर्मनी से भागे हुए यहूदी और दूसरे वैज्ञानिकों को पनाह मिल सके। यह हमें नेतृत्व और रचनात्मकता के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो सारे जवाब देता है, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां दूसरे लोग जवाब खोजने के लिए प्रेरित और सुरक्षित महसूस करें। यह हमें सिखाता है कि सबसे अच्छे विचार अक्सर टकराव और बहस से ही पैदा होते हैं, न कि आरामदायक सहमति से। आज की हमारी कंपनियों, हमारी यूनिवर्सिटीज और यहां तक कि हमारे परिवारों में भी हम कोपेनहेगन की आत्मा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां लोग असहमत होने से न डरें, जहां नए और अजीब विचारों का स्वागत किया जाए और जहां हर किसी की आवाज को सुना और सम्मान दिया जाए। लेकिन बोर की यह सारी विरासत एक ही बड़े दार्शनिक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती थी। चैप्टर नंबर 8, जब विरोधाभास ही सच हो, पूरकता का गहरा दर्शन। अगर हमें नील्स बोर के पूरे विश्व दृष्टिकोण को, उनके पूरे दर्शन को एक ही शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द होगा पूरकता। यह सिर्फ क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत नहीं था। यह बोर के लिए हकीकत को, ज्ञान को और यहां तक कि जीवन को भी समझने का एक तरीका था। यह उनके जीवन भर के चिंतन का सार था और यह हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा नजरिया देता है। जैसा कि हमने पहले देखा, पूरकता का सिद्धांत इस विचार से पैदा हुआ था कि क्वांटम दुनिया की हकीकत हमारी क्लासिकल भाषा
और हमारे क्लासिकल तर्कों में पूरी तरह से नहीं समा सकती। यह हमें विरोधाभासों का सामना करने पर मजबूर करती है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में कण भी होना और तरंग भी होना। ज्यादातर लोगों के लिए एक विरोधाभास एक समस्या है, एक गलती का संकेत है, लेकिन बोर के लिए एक गहरा विरोधाभास एक गहरी सच्चाई का संकेत था। उन्होंने कहा कि हमें इन विरोधाभासों को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हकीकत के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे एक ही समय में सच होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक ही समय में देख नहीं सकते। कर्ण और तरंग की तस्वीर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन की पूरी सच्चाई को समझने के लिए जरूरी हैं। लेकिन कोई भी एक तस्वीर अकेली पूरी नहीं है, और जब आप एक तस्वीर को देखते हैं तो आप दूसरी को खो देते हैं। बोर का मानना था कि यह सिर्फ क्वांटम भौतिकी की एक अजीब बात नहीं है, यह तो ज्ञान की प्रकृति का ही एक मौलिक गुण है। हम जब भी किसी जटिल चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसे अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी लगने वाले दृष्टिकोणों से देखना होता है। बोर का मानना था कि यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने न्याय और करुणा का उदाहरण दिया। एक समाज को चलाने के लिए हमें न्याय के सख्त और वस्तुनिष्ठ नियमों की जरूरत होती है, लेकिन एक मानवीय समाज होने के लिए हमें करुणा, क्षमा और व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझने की भी उतनी ही जरूरत होती है। न्याय और करुणा अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखते हैं, लेकिन एक अच्छे समाज के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह उन्होंने हमारे अपने आंतरिक जीवन में हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को भी पूरक माना। एक ही स्थिति को हम एक ठंडे तार्किक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, या फिर हम उसे एक गर्म भावनात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण उस स्थिति की सच्चाई का एक हिस्सा हैं, लेकिन हम अक्सर एक ही समय में दोनों को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते। एक वैज्ञानिक को वस्तुनिष्ठ होने के लिए अपनी भावनाओं को अलग रखना होता है, और एक कलाकार को एक भावना को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए शायद तर्क को कुछ पीछे छोड़ना होता है। लेकिन एक संपूर्ण इंसान होने के लिए हमें इन दोनों ही भाषाओं को समझना और उनका सम्मान करना सीखना होगा। पूरकता का यह दर्शन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, और वो है बौद्धिक विनम्रता का। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकत हमेशा हमारी छोटी छोटी श्रेणियों, हमारे साफ सुथरे बक्सों से कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा जटिल होती है। यह हमें या की संकीर्ण सोच से मुक्त करता है, जहां हम मानते हैं कि या तो यह सच है या वो, और यह हमें और भी कि एक ज्यादा उदार, एक ज्यादा समावेशी और एक ज्यादा बुद्धिमान सोच की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जिन लोगों का दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल उल्टा है, हो सकता है कि वे गलत न हों, हो सकता है कि वे उसी हकीकत के एक दूसरे पूरक पहलू को देख रहे हों जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें एक बेहतर वैज्ञानिक, एक बेहतर कलाकार और एक बेहतर इंसान बना सकता है। लेकिन बोर की अपनी जिंदगी में उनका सबसे बड़ा पूरक कौन था? चैप्टर नंबर 9, दो ध्रुव एक आकाश। बोर और आइंस्टाइन की दोस्ती और दार्शनिक जंग। नील्स बोर की बौद्धिक यात्रा की कहानी उनके सबसे प्रमुख दोस्त, सबसे प्रमुख प्रशंसक और सबसे प्रमुख आलोचक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। इन दोनों के बीच का रिश्ता 20वीं सदी के विज्ञान की सबसे महान और सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। ये दो महामानवों के बीच का एक गहरा सम्मान, एक गहरा स्नेह और हकीकत की प्रकृति पर एक उतनी ही गहरी और कभी न सुलझने वाली असहमति का रिश्ता था। वे दो ध्रुवों की तरह थे जो एक ही वैज्ञानिक आकाश के दो विपरीत सिरों पर खड़े थे, लेकिन दोनों मिलकर ही उस आकाश को पूरा करते थे। जैसा कि हमने पहले देखा, आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स की कोपेनहेगन व्याख्या को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए। उनके लिए विज्ञान का मतलब था एक वस्तुनिष्ठ, स्वतंत्र रूप से मौजूद हकीकत के निश्चित नियमों की खोज करना। और बोर की यह क्वांटम दुनिया, जो अनिश्चितता, संभावना और पर्यवेक्षक की भूमिका पर आधारित थी, वो उनके इस गहरे दार्शनिक विश्वास के बिल्कुल खिलाफ थी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक असहमति नहीं थी, यह उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण का, उनके पूरे स्वभाव का अंतर था। आइंस्टाइन एक रियलिस्ट और एक डिटर्मिनिस्ट थे, जो एक व्यवस्थित और अनुमान लगाने योग्य ब्रह्मांड में विश्वास करते थे। बोर एक पूरकतावादी थे,
जो विरोधाभास और अनिश्चितता को हकीकत का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। उनकी यह महान बहस दशकों तक चली। यह सिर्फ निजी पत्रों में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सम्मेलनों में पूरी वैज्ञानिक दुनिया के सामने हुई। आइंस्टाइन अपनी बेजोर कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके एक के बाद एक ऐसे विचार प्रयोग पेश करते थे जो क्वांटम अनिश्चितता की नींव पर ही हमला करते थे। और बोर अपनी उतनी ही गहरी दार्शनिक समझ का इस्तेमाल करके हर बार आइंस्टाइन के तर्कों का जवाब देते थे। ये शतरंज के दो ग्रैंड मास्टरों के बीच की एक अंतहीन बाजी की तरह थी, जो हकीकत के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए लड़ी जा रही थी। लेकिन इस बौद्धिक जंग के बावजूद उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत सम्मान और स्नेह बना रहा। वे एक दूसरे को चुनौती देते थे, लेकिन वे एक दूसरे से सीखते भी थे। आइंस्टाइन के लगातार सवालों और उनकी आलोचना ने ही बोर और उनके साथियों को अपने विचारों को और भी ज्यादा स्पष्ट और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मजबूर किया। आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाई और इस प्रक्रिया में उन्होंने उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। बोर ने बाद में लिखा था कि आइंस्टाइन के साथ उनकी बहसें उनके जीवन के सबसे प्रमुख बौद्धिक अनुभवों में से एक थीं। यह कहानी हमें सच्ची बौद्धिक दोस्ती का मतलब सिखाती है। एक सच्चा दोस्त वो नहीं है जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपसे प्यार और सम्मान के साथ असहमत होने की हिम्मत रखता है, जो आपके सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती देता है और जो इस प्रक्रिया में आपको एक बेहतर, एक ज्यादा बुद्धिमान इंसान बनने में मदद करता है। बोर और आइंस्टाइन हमें दिखाते हैं कि प्रगति सहमति से नहीं, बल्कि असहमति और बहस से होती है। अंत में, जैसा कि हमने देखा, इतिहास और प्रयोगों ने बोर के विचारों को सही साबित किया है। ब्रह्मांड सच में उतना अजीब है जितना बोर ने सोचा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आइंस्टाइन हार गए। उनकी यथार्थवादी सहज बुद्धि, उनका वो गहरा विश्वास कि हकीकत को हमारी समझ में आना चाहिए, वो आज भी वैज्ञानिकों को और भी गहरी थ्योरी की खोज के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी थ्योरी जो शायद क्वांटम मैकेनिक्स से भी परे हो। बोर और आइंस्टाइन अपने इस विरोधाभास में एक दूसरे के पूरक थे। वे दोनों मिलकर हमें उस महान वैज्ञानिक उद्यम की पूरी तस्वीर दिखाते हैं जो कभी न खत्म होने वाली बहस और कभी न खत्म होने वाली खोज का नाम है। चैप्टर नंबर 10, कोपेनहेगन की आत्मा, नील्स बोर की अंतिम विरासत। अब हम नील्स बोर के जीवन और उनके विचारों की इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत पर हैं। हमने उन्हें एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक गुरु और एक मानवतावादी के रूप में देखा। तो अंत में उनकी असली विरासत क्या है? हम उन्हें आज कैसे याद रखें और उनके जीवन से हम आज की इस दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या सबक सीख सकते हैं? नील्स बोर की विरासत बहुस्तरीय है, ठीक उनके पूरकता के सिद्धांत की तरह। उनकी पहली और सबसे स्पष्ट विरासत है क्वांटम मैकेनिक्स के एक संस्थापक पिता के रूप में। उनका परमाणु मॉडल और उनकी कोपेनहेगन व्याख्या आधुनिक भौतिकी की नींव का पत्थर है। उन्होंने हमें उस अदृश्य उपपरमाण्विक दुनिया को समझने की भाषा और व्याकरण दिया, जिस पर हमारी आज की पूरी तकनीक, कंप्यूटर से लेकर लेजर और परमाणु ऊर्जा तक आधारित है। वे 20वीं सदी के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी दूसरी और शायद उतनी ही महत्वपूर्ण विरासत है एक महान दार्शनिक के रूप में। बोर ने हमें सिर्फ यह नहीं बताया कि दुनिया कैसे काम करती है, उन्होंने हमें ज्ञान की प्रकृति और हकीकत की प्रकृति के बारे में ही सोचने का एक नया तरीका दिया। उनका पूरकता का सिद्धांत सिर्फ भौतिकी के लिए नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमें विरोधाभासों को स्वीकार करना चाहिए, हमें अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा और सीमित रहेगा। यह हमें बौद्धिक अहंकार से बचाता है और हमें एक ज्यादा विनम्र और बुद्धिमान इंसान बनाता है। उनकी तीसरी विरासत है एक महान गुरु और संस्था निर्माता के रूप में। उन्होंने कोपेनहेगन में जो संस्थान बनाया वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक विचार था, एक संस्कृति थी, कोपेनहेगन की आत्मा। यह इस बात का एक आदर्श था कि विज्ञान को कैसे किया जाना चाहिए, यानी सहयोग, खुली बहस और एक अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना के साथ। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित और प्रेरित किया, जिन्होंने उनकी मशाल को आगे ले गए। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व आदेश देने में नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सके।
और अंत में उनकी विरासत है एक महान मानवतावादी के रूप में। उन्होंने विज्ञान की उस सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को बहुत ही गहराई से समझा, खासकर परमाणु युग के आगमन के बाद। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और अपने प्रभाव का इस्तेमाल एक शांतिपूर्ण और एक खुली दुनिया की वकालत करने के लिए किया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ज्ञान शक्ति है और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वे एक ऐसे वैज्ञानिक का आदर्श थे जिनका दिल सिर्फ समीकरणों में ही नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य में भी बसता था। 1962 में 77 साल की उम्र में नील्स बोर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनकी आत्मा आज भी जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति की जिज्ञासा और साहस हकीकत के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है, और कैसे हमें विरोधाभासों और अनिश्चितता से डरना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे पुराने नियमों को तोड़ने की हिम्मत करें, कैसे विरोधाभासी सच्चाइयों को स्वीकार करें, कैसे एक अच्छे लीडर बने और कैसे ज्ञान के साथ एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी को भी समझें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी और इस ब्रह्मांड की समझ को लगातार गहरा करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।